गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। बेटा मैं हूं नूरू सर और आज हम डिस्कस करेंगे आज के टॉप करंट अफेयर्स। ठीक है, टॉप करंट अफेयर्स और जीके का पूरा हम एक कंबाइंड इफेक्ट से आपको एक वीडियो दे रहे हैं जिसमें जो भी जीके के टर्म्स, जैसे मैं पेपर्स को स्टडी करता हूं बेटा, तो उस पेपर में जैसे ये सारे पेपर्स का लगा हुआ है। ठीक है, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, द हिंदू हो, पीआईबी हो, पीआईबी पेपर नहीं है। ठीक है, इंफॉर्मेशन एजेंसी, टीओआई, हिंदुस्तान टाइम, इन सारे पेपर्स के अंदर जो भी यूजफुल न्यूज़ होती है उसको साथ ही साथ अगर कोई भी एरिया, कोई भी जीके का चीज़ जो मुझे दिखता है कि पेपर में न्यूज़ में है तो मैं आपको ये लिए लेके आता हूँ, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हो करंट के हिसाब से ही है, चाहे जीके हो चाहे करंट अफेयर्स हो। तो क्योंकि डेली डेली हमारे पास करंट अफेयर्स नहीं होती है तो हमें ये भी देखना होता है कि जीके भी क्या बन रहा है और कौन कौन सी चीज़ें न्यूज़ में है जहाँ से जीके आपके पेपर में बन सकती है। याद रखिएगा, करंट अफेयर्स जो होता है दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, स्टैटिक और डायनेमिक डेटा का। और डायनेमिक डेटा की बेटा अगर हम बात करते हैं तो वो तो बदलता है, लेकिन स्टैटिक डेटा तो एक बार फिक्स हो जाता है। तो हमें स्टैटिक डेटा को भी समझना है और डायनेमिक डेटा को भी समझना है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले बता दो, देखो बेटा, जो भी क्लासेस चल रही हैं इनकी रेगुलर पीडीएफ भी जनरेट होती है जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पड़ती है। तो अगर आपको बेटा वो टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर पीडीएफ लेनी है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। साथ ही साथ आप हमारे टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। अगर आपका टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी इंस्टॉल है ना, टेलीग्राम ऑलरेडी आपके उसमें है मोबाइल में, तो आप सीधे उसमें सर्च करिए और मिल जाएगा। अच्छी बात क्या है कि देखो, आपके एग्जाम से रिलेटेड, है ना, आपके बोल सकते हैं कि एनडीए, सीडीएस, एफकेट, सारे एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो भी वहाँ पढ़ती है। साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ता है, जैसे आपका करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज वहाँ पे पढ़ते हैं, क्विज पढ़ती है, जीके की क्विज पढ़ती है। तो अगर आप उस पर एक्टिव रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेटा आज का टॉपिक। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले भाई, एसएसबी बैच हमारे शुरू होने वाले हैं। ठीक है, और जिन भी बच्चों को ये एसएसबी बैच ज्वाइन करना है बेटा, है ना, जिन भी बच्चों को ये एसएसबी बैच ज्वाइन करना है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। ठीक है, याद रखिएगा, जिन भी बच्चों को हमारा एसएसबी बैच ज्वाइन करना है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 12 मई से एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए बैचेस शुरू हो रहे हैं। इनमें आपको एसएसबी का पूरा 5 दिन का प्रोसेस, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसर से असेसमेंट, सारी चीज़ें मिलती हैं जिससे आपका माइंड पूरा खुल जाता है ना। चाहे वो पहले दिन की स्क्रीनिंग प्रोसेस हो या आखिरी दिन की कॉन्फ्रेंस की प्रोसेस हो, सारी की सारी डिटेल्स आपके साथ बताई जाती है। आपको एक आइडिया दिया जाता है कि 5 दिन आपके साथ क्या होगा और फिर उसी तरह से आपकी प्रैक्टिस कराई जाती है। ठीक है, तो जिन भी बच्चों को अपनी एसएसबी अच्छी करनी है, एसएसबी की तैयारी करनी है, तो वो टारगेट डिफेंस एकेडमी के इस बैच को ज्वाइन कर सकता है ना बेटा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप 8953532115, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। इस पे कांटेक्ट करके एसएसबी बैचेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को आप क्या कर सकते हो बेटा, जान सकते हो। ठीक है, तो देर मत करिए, जिन भी बच्चों को कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी डाउट हो बैच के अलावा भी, तो आप यहाँ पर कांटेक्ट करके, कॉल करके पूछ सकते हो। ओके, चलिए, तो बेटा ये तो बात हो गई किसके बारे में, हमारे बैचेस के बारे में। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। ठीक है बेटा, आज की पहली करंट अफेयर्स क्या है। ठीक है, काफी न्यूज में था, द हिंदू से लेकर हर पेपर की न्यूज में ये छाया हुआ था बेटा। क्या छाया हुआ था? विच कंट्री सेलिब्रेट द 50th एनिवर्सरी ऑफ रीयूनिफिकेशन। भैया कौन से देश का रीयूनिफिकेशन का 50 साल पूरे होने वाले हैं, है ना। तो भैया किसका? थाईलैंड, सूडान, वियतनाम, जर्मनी। तो बेटा वियतनाम। बेटा वियतनाम की अगर हम बात करते हैं तो वियतनाम का कैपिटल क्या है? हानोई, है ना। की लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, उसको हम डिस्कस करने नहीं बैठेंगे। ठीक है, एक टाइम था कि वियतनाम पर दो अलग अलग गवर्नमेंट रूल करती थी जिसके चलते इसमें इसका बॉर्डर बन गया था 17 पैरेलल लाइन, है ना। 17 पैरेलल लाइन किसको सेपरेट करता था? नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम। ठीक है, लेकिन लेटर ऑन
ठीक, 2 जुलाई 1976 को इसको रीयूनाइट कर दिया गया, रीयूनिफिकेशन कर दिया गया, जिसके चलते वियतनाम एक हो गया। देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि भैया ब्रिटिशर्स कहीं भी गए हैं, है ना, ब्रिटिशर्स दुनिया में कहीं भी गए हैं, जिस भी देश पे उन्होंने राज किया उसको तोड़ के ही आए हैं। चाहे जर्मनी की बात कर लो, चाहे सूडान की बात कर लो, चाहे इंडिया की बात कर लो, चाहे वियतनाम की कर लो, ये कहीं भी गए हैं उस देश का बंटवारा करके आए हैं। बहुत चालाक होते हैं, बांटो और राज करो की नीति पर चलते हैं। तो ब्रिटिशर्स का दिया हुआ ये सब गेम है ना, उन्होंने लोगों की भावनाओं को बढ़ाया और फिर टुकड़े कर दिए। चलिए फिलहाल ये सब चीज़ें तो अलग है, ठीक। अब देखो वियतनाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी वियतनाम का यूनिफिकेशन हो रहा है, तो भैया ये तो नॉर्मल हो गया। अब जीके का क्वेश्चन, भाई वियतनाम का कैपिटल तो क्लियर है, हनोई, लेकिन वियतनाम कितने देशों के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है ना, ठीक है। वियतनाम शेयर्स इट्स बाउंड्री विद, है ना, तो भैया ये कितने स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है? 3 स्टेट के साथ। कितने? 3, सॉरी 3 देशों के साथ, स्टेट बोल दिया। वियतनाम शेयर इट बाउंड्री विद हाउ मेनी कंट्रीज, है ना, तो भैया ये कितनी कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है? 3। ओके, 3 कंट्रीज के साथ ये अपनी बाउंड्री बनाता है। तो क्या आप मुझे कमेंट में उन कंट्रीज का नाम बताओगे? उसमें से देखो, एक लैंडलॉक कंट्रीज है ना, पूरे तुम्हारा साउथ ईस्ट एशिया में एक ही कंट्री लैंडलॉक्ड है, और उसका नाम बताइए, है ना। तो ये 2 क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट में बताना है, मुझे भी आंसर पता है, बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको पता है कि नहीं पता है, कमेंट में बेटा जरूर बताइएगा। तो बेटा ये तो बात हो गई किसके बारे में, हमारा आ, वियतनाम के बारे में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा है, ठीक है, चिन्मय दास। बेटा चिन्मय दास एक मॉन्क है, ठीक है। ये रिसेंटली बांग्लादेश ने इनको क्या दे दिया है? बेल दे दी है ना। इनको क्या क्या हुआ था, इन्होंने नवंबर 2024 में कुछ ऐसी टिप्पणियां कर दी थी जिसके चलते इनको अरेस्ट कर दिया गया था सेडिशन चार्ज में। इनके ऊपर सेडिशन चार्ज लगा के इनको अरेस्ट कर लिया गया था, है ना, ठीक है। अभी इनको बांग्लादेश गवर्नमेंट ने बेल दे दी है। ये काफ़ी जाने बहुत ही फेमस मॉन्क है वहाँ के, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक। तो चिन्मय दास को किस देश ने अभी रिसेंटली बेल दे दी है? ने बांग्लादेश। बांग्लादेश की बेटा हम बात करें तो एक चीज़ बांग्लादेश के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश इंडिया के साथ अपना सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर, है ना, इंडिया बिगेस्ट बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ, है ना। इंडिया जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें सबसे ज़्यादा बड़ी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश इंडिया के 5 स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है, ठीक है। इसमें आपका वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम है। इसे याद रखिएगा बेटा, ठीक है। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो इसका कैपिटल क्या है? ढाका है। और बांग्लादेश में अभी बहुत उठक पटक चल रही है, ठीक है, जिसके चलते बांग्लादेश पहले प्रो इंडिया था, वहाँ पे शेख हसीना थी जिनको इंडिया ने बिठाया था, लेकिन अभी क्या है वो प्रो चाइना हो गया है, जिसके चलते वो ऐसी पॉलिसीज बना रहा है जो इंडिया के फेवर में नहीं है। तो इंडिया वाले अब उस पर शिकंजा काट रहे हैं, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा कि भैया बांग्लादेश की अगर हम बात करें, है ना, बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बेटा बांग्लादेश, ठीक है, इस वक्त काफी विवादों में चल रहा है ना, उसके इंटरनल पॉलिटिक्स उसको एकदम घेरे हुए है, ठीक। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। रिसेंटली फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन फॉर द शुगर सीजन 2025 टू 2026 रेज फ्रॉम 340 रुपीज पर कुंटल टू 355 रुपीज पर कुंटल बाय। तो भैया ये सारे डिसीजन कौन लेता है ना, जितने भी बोल सकते हैं एफआरपी होते हैं या एमआरपी होते हैं, ये सब बेटा कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। तो बेटा ये करती है एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, कैबिनेट कमेटी ऑफ
इकोनॉमिक अफेयर, CCEA इसे बोलते हैं शॉर्ट में, और यही ज़्यादातर पेपर में लिख के आता है। ठीक है, CCEA जो होते हैं इसमें बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, और इसका जो मेन हेड करता है वो प्राइम मिनिस्टर करता है। मोदी जी इसके अभी फिलहाल हेड हैं, है ना, इसे याद रखिएगा। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जितनी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती हैं उन पर बहुत ही गहन चिंतन का सारा काम चलता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे मेंबर्स हैं, उसमें अमित शाह भी हैं, राजनाथ सिंह जी भी है, निर्मला सीतारमन जी भी हैं, एस जयशंकर हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, है ना। सारे के सारे मेन मेन जो भी मिनिस्टर होते हैं वो सब इसमें है, इधर आ रहे हैं। नितिन गडकरी जी भी है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु बिकम द हेड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड? भैया NSAB को रीऑर्गेनाइज कर दिया गया। क्या कर दिया? रीऑर्गेनाइज कर दिया गया है, फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी बेटा, ये 1998 में फॉर्म हुई थी, लेकिन उसके बाद इसको थोड़ा सा इस पर एक्टिवनेस कम हो गई। तो अभी क्या हुआ, रॉ के जो चीफ है, एक्स चीफ आलोक जोशी जी, इनको इसका चेयरमैन बनाकर इसको रीऑर्गेनाइज कर दिया गया है। तो अभी फिलहाल इसमें एक चेयरमैन है प्लस 7 मेंबर्स हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। इसको फॉर्म किया था आपका NSA के, उस टाइम जो NSA के चीफ थे ब्रजेश मिश्रा जी, उनका ये आइडिया था इसको फॉर्म करने का, याद रखिएगा। इसका वैसे तो टेन्योर इनके मेंबर्स का 2 इयर्स होता है, कभी कभी 1 इयर्स भी होता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आलोक जोशी जी जो पूर्ण रॉ चीफ रहे, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है, उसके चीफ रह चुके हैं ये। ठीक है, इंडिया की वो एजेंसी है जो इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत तगड़े से काम करती है ना। रॉ का नाम सुना होगा, जैसे ISI है पाकिस्तान की, ठीक है, उसी तरह से रॉ इंडिया के लिए इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, जिसमें सारे जासूस टाइप के लोग होते हैं, जैसे MI6 हो गया, है ना। तो अलग अलग देशों में इस तरह की एजेंसीज होती हैं जो कि एकदम हिडन होती हैं। ठीक, इस पर बहुत सारी मूवीज भी आपने देखी होंगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज नोन एज द फ्यूचर फ्यूल? भाई भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन, रिन्यूएबल रिसोर्स, क्रूड ऑयल, कोल ऑयल। तो भैया इसे किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। ठीक, ठीक है। हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल क्यों कहा जाता है? उसकी कई सारी वजह है। पहली चीज तो ये क्लीन फ्यूल की कैटेगरी में आता है ना। दूसरी चीज, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अच्छी है। कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी होने से मतलब क्या बेटा? कैलोरीफिक वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी फ्यूल के 1 ग्राम को बर्न करने पर जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, है ना। तो नॉर्मली इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है बेटा हाइड्रोजन की, वो होती है आपकी 150 किलो जूल पर ग्राम, है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, पेट्रोल वगैरह के बारे में बात करें, पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें या केरोसिन की करें, तो 55 किलो जूल पर ग्राम होती है। देखो कितना डिफरेंस आ गया। और जितनी भी CNG या गैसेस वगैरह होती है उनकी 50 होती है, मतलब उनसे 3 गुना ज़्यादा। गोबर ओबर की जो होती है 6 से 8 के बीच में होती है ना। तो आप सोच सकते हैं कि 1 ग्राम इसका जलाने में हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, और ये एक्चुअली उतना पोल्यूशन नहीं फैलाता है जितना ये हाइड्रोकार्बन्स फैलाते हैं, है ना, जैसे आपका ये फॉसिल फ्यूल्स फैलाते हैं। तो इसीलिए आज के टाइम में हाइड्रोजन फ्यूल को भविष्य का ईंधन कहा गया है ना, फ्यूचर फ्यूल कहा गया। और फ्यूचर, अब तो फ्यूचर आ ही गया है, इस पर बेस हम काम करना शुरू कर चुके हैं। इस पर काफ़ी रिसर्च चल रही। हाइड्रोजन जो है हमारे पास 3 तरह की होती है, एक ग्रे हाइड्रोजन होता है, एक ब्लू हाइड्रोजन होता है, और एक ग्रीन हाइड्रोजन होता है। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन सबसे अच्छा है, हमारे लिए सबसे बेहतर है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर ग्रे हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन में फर्क क्या है? तो देखो ये आपका फॉसिल फ्यूल, फॉसिल बोल सकते हैं, फॉसिल्स या फिर नेचुरल गैसेस से जनरेट होते हैं, नेचुरल गैस से जनरेट होते हैं। और ये जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी या बोल सकते हैं वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से जनरेट होते हैं, है ना। ठीक, तो इस वजह से ये थोड़ा सा कॉस्टली होते हैं, लेकिन एकदम क्लीन होते हैं, बहुत बढ़िया। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो वर्ड आता है ना, तो उसमें याद रखिए कि वाटर से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से जनरेट होते हैं, जबकि ये फॉसिल्स
और इन सब चीज़ों से जनरेट होते हैं, इसे याद रखिएगा। ठीक है बेटा, जितना आप इसे ध्यान रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक। और अब ये ब्लू की अगर हम बात करें तो ब्लू और ग्रे में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर हम बात करें ब्लू के बारे में और ग्रे के बारे में, तो ब्लू भी नेचुरल गैसेस से जनरेट होता है, बट एक डिफरेंस आ जाता है। वो डिफरेंस होता है कि भैया इसमें एक में कार्बन कैप्चरिंग होती है, एक में कार्बन कैप्चरिंग नहीं होती है ना। देखो, ग्रे और ब्लू में आपका ग्रे वाले में विद कार्बन कैप्चरिंग होती है, ये विदाउट कार्बन कैप्चरिंग होती है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, इसे ध्यान रखना है आपको। तो कार्बन कैप्चरिंग के डिफरेंस पर ये दोनों अलग हो जाते हैं, दोनों में ऑलमोस्ट पोल्यूशन रहता है, बट तीसरा वाला एकदम बेस्ट कैटेगरी रहता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अभी ये तो बात हो गई हमारे फ्यूचर फ्यूल की। फ्यूचर फ्यूल हमारा क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, हाँ भाई, लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, भारत की सबसे लंबी लेक कौन सी है ना। जब हम लॉन्गेस्ट लेक की बात करते हैं तो ये आती वेवनाथ। वेवनाथ कहाँ पे बेटा? केरला में। केरला की जो ये लेक है, ये भैया इंडिया की सबसे लंबी लेक है। इंडिया की सबसे बड़ी लेक की अगर हम बात करें, बिगेस्ट लेक, तो वो वुल्लर आती है। बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक में भी बेटा कौन सी आ जाती है? वुल्लर। बिगेस्ट सॉल्ट वाटर लेक में कौन सी आती है? चिल्का। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सर बड़ी कौन सी है, तो भैया बड़ी वुल्लर ही है, चिल्का नहीं है। चिल्का बिगेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। चिल्का कहाँ पड़ती है बेटा? चिल्का आपकी पड़ती उड़ीसा में। कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में। ठीक है, वुल्लर आपका JNK, जम्मू एंड कश्मीर। और कोलेरू आपका बॉर्डर पे है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। ठीक है, सॉरी, ये प्रॉपर तरीके से आंध्र प्रदेश में, पुलिकट इनकी बॉर्डर पे होती है। ठीक है, कोलेरू की अगर हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। हाँ, और ये दो नदियों के बीच में पाया जाता है ना, दो नदियों को, गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में आपको ये कोलेरू लेक मिलेगी। तो इसे ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके पेपर में क्वेश्चन बना सकती हैं। ठीक है, व्हेन वाज द लास्ट इंडियन एंटायर पॉपुलेशन काउंटेड बाय कास्ट, है ना। भैया भारत की जनगणना आखिरी बार जाति के आधार पर कब हुई थी? देखो, भारत की जनगणना तो हर 10-10 साल में होती है ना। 2021 का जो सेंसस है वो नहीं हुआ, अभी पोस्टपोन हो चुका है, कोविड के चलते, बहुत सारे फैक्टर्स के चलते। तो अभी क्या है कि इस जनगणना को तो हमें कराना ही कराना है ना, सेंसस कराना ही कराना है। लेकिन क्या इस सेंसस में कास्ट सेंसस होगा कि नहीं होगा? तो भैया नहीं होगा। पहले बात चल रही थी कि हाँ कास्ट वाइज पूरा सिस्टम निकाला जाएगा, लेकिन इस बार बोला इस वाले में हम नहीं कराएंगे। कैबिनेट ने बोल दिया है, भारत सरकार ने बोल दिया है, नेक्स्ट बार में ये कराएंगे। और लास्ट टाइम पे इस तरह की जो बोल सकते हैं जनगणना हुई थी, वो कब हुई थी? ठीक है, नॉर्मली जब भी सेंसस का डेटा आता है वो 1 के डेटा में आता है ना, क्योंकि वो 1881 से शुरू हुआ था, तो 1931, आज़ादी से पहले आखिरी बार ऐसा हुआ था। काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, लगभग 100 साल होने ही वाले हैं, है ना, 90 साल तो हो ही चुका है। ठीक है, तो ये बड़ा लंबा टाइम हो चुका है और इस तरह का डेटा भी हमें कलेक्ट करना चाहिए, लेकिन हमें बोला है कि हम अगले उसमें करेंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे कास्ट सेंसस कब हुई थी? 1931 में। ठीक है, सेंसस के बारे में हम और भी बात करेंगे और भी जानेंगे, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, सनी थॉमस डाइड रिसेंटली, ही वाज एसोसिएटेड विद विच गेम? भैया ये प्रोफेसर थे और ये बेसिकली शूटिंग से रिलेट करते हैं। किससे? शूटिंग से, है ना। अभिनव बिंद्रा जैसे टॉप शूटर्स को बनाने का काम इन्होंने किया, और भारत में इनका काफ़ी नाम है ना। शूटिंग में इंडिया जो इतना आगे है, उसकी कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग किसी वजह से हुई थी, आपके सनी थॉमस की वजह से। तो काफ़ी बड़ा नाम है, इसे ध्यान रखिएगा। और अभिनव बिंद्रा का नाम तो आपने जाना ही है ना, कितना बड़ा गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए, तो उसके उनके कोच रहे हैं। तो ये कोच रहे हैं किसमें? शूटिंग कोच, है ना, याद रखिएगा, शूटिंग कोच। ओके बेटा, चलिए ये तो बात हो गई क्वेश्चन नंबर 8। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। पेंटागोनिया डेजर्ट, है ना, काफी न्यूज में रहता है पेंटागोनिया डेजर्ट। ठीक है, पेंटागोनिया डेजर्ट जो है कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है साउथ अमेरिका में। कहाँ बेटा? साउथ अमेरिका में। पेंटागोनिया डेजर्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका साउथ अमेरिका में मिलेगा। अगर हम साउथ अमेरिका का ऐसा कुछ मैप बना लें तो यहाँ पर कहीं इस तरह आपका पेंटागोनिया डेजर्ट मिलता है।
इस तरफ कहाँ पे, ईस्ट साइड पर, और वेस्ट साइड पे आपका एटाकामा डेजर्ट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, पेंटागोनिया डेजर्ट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, देखो इसके बगल में एक कोल्ड करंट चलती है, तो क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हो उस कोल्ड करंट का नेम, जो कि इस डेजर्ट के बनाने को या डेजर्ट के फॉर्मेशन में बहुत सपोर्ट करती है ना, इसे ध्यान रखिएगा, है ना। चलो, तो मुझे इसको बताइए। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत या ग्राम पंचायत का संगठन है। तो भैया ग्राम पंचायत की अगर हम बात करते हैं तो ग्राम पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 40, 51, 54, 39, बेटा 40 है ना। 51 में तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है, कई बार आ चुका है ना। ये सारे आर्टिकल बेटा किसके अंदर आते हैं, डीपीएसपी के अंदर आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। किसी भी स्टेट को इकोनॉमिक एंड सोशल फॉर्म में डेवलप करने के लिए ये सब जरूरी होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 40 जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत को बताता है ना। और आर्टिकल 44 जो है बेटा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, याद रखिएगा। ठीक, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन सा बन गया अभी, उत्तराखंड बन गया, है ना, काफी न्यूज में है। यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य भारत का उत्तराखंड, ऑलरेडी पहले से कहाँ पे चला आ रहा है, गोवा में, लेकिन गोवा पे तो आज़ादी से पहले से ही चल रहा है, लेकिन करंट सिनेरियो में अगर देखा है तो पहला स्टेट जिसने यूसीसी को लागू किया है वो है उत्तराखंड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को। ठीक, तो इसे याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, चलिए आगे क्लास को एंड करने से पहले ऑफलाइन बैच का मैं आपको अनाउंसमेंट कर दूं कि भैया हमारे ऑफलाइन बैचेस भी शुरू हो रहे हैं। ठीक है, 5 मई से एक नया बैच शुरू हो रहा है, तो जिन भी बच्चों को उसमें एडमिशन लेना है तो हमें कांटेक्ट कर सकता है। रेगुलर आपको क्लासेस मिलेंगी, एग्जाम ओरिएंटेड है ना, और एनडीए को टारगेट करके पूरे बैचेस बन रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पास अगर आप 10th पास कर चुके हैं तो 11th 12th के लिए भी बैचेस हैं, है ना, 11th 12th प्लस एनडीए की तैयारी, है ना। मतलब आप पहले 11th करोगे उसमें एनडीए पढ़ोगे, 12th करोगे उस टाइम भी थोड़ा सा एनडीए पढ़ोगे, और फिर पहले अटेम्प्ट में ही आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हो अगर आपने प्रॉपर तरीके से मेहनत कर रखी है तो। ठीक है, तो मेहनत कराने का काम हमारा है, करने का काम आपका है। ठीक है, तो भैया अगर आप मेहनत करने में पीछे नहीं हटते हैं तो आप हमको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, 12th के बाद भी, 10th के बाद भी, 11th के बाद भी, है ना। तो बच्चों किसी को भी अगर जानकारी चाहिए कि वो कैसे एनडीए की तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन से बैच उनके लिए सूटेबल है, तो भैया इस नंबर पे कॉल कर ले, है ना, और सारी की सारी जानकारी आपको इस नंबर पे मिलेगी। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे बैच की अनाउंसमेंट, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल सुबह फिर से कुछ नई चीजों के साथ, कुछ नई करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।